Hello everyone, welcome back to my channel. So in this video we will discuss about very important 3 to 4 topics. Okay, so basically हमारे जितने भी पीडियाट्रिक्स के important lectures थे वो सारे complete हो गए हैं. अब हमारे कुछ टॉपिक्स बचे हैं जिसमें हमें कुछ कुछ पॉइंट्स पते होने चाहिए फॉर द एग्जाम पर्पस, राइट. सो ऑन 24th एंड 25th ऑफ जून 2 लेक्चर्स आएंगे जिसमें जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के जो पॉइंट्स बचे हुए वो मैं सारे कवर कर दूंगी. एंड आफ्टर दैट वी विल स्टार्ट ओवीजी, राइट. सो इन दिस वीडियो वी विल डिस्कस अबाउट द क्रूप, वेरी इंपॉर्टेंट, एपिग्लोटिस क्योंकि यहाँ से एमसीक्यू आता है. सडन इन्फेंट डेथ सिंड्रोम हो गया हमारा, शेकन बेबी सिंड्रोम हो गया, एंड कुछ हमारे सीजर्स से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट्स वो पता होना चाहिए, ठीक है, प्लस सेरिब्रल पाल्सी. तो ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स डिस्कस करेंगे इन टुडेज लेक्चर. एंड इन द नेक्स्ट लेक्चर जो रेस्ट ऑफ द टॉपिक है वो हम सारा कंप्लीट कर लेंगे. ओके, सो द फर्स्ट वन इज द क्रूप सिंड्रोम. सो व्हाट इज दैट? सबसे पहले क्रूप, इट इज ऑल्सो नोन एज लेरिंजो ट्रेकियो ब्रोंकाइटिस. मतलब क्या है? मतलब यही है, जो नाम है ना वही इसका मतलब है. सो क्रूप सिंड्रोम दैट इज समथिंग की ग्रुप ऑफ सिम्टम्स है. क्यों है? बिकॉज ऑफ द लेरिंजो ट्रेकियो ब्रोंकाइटिस. इट मींस देयर इज इन्फ्लेमेशन. कहाँ कहाँ पे इन्फ्लेमेशन हो रहा है? लेरिंग्स, trachea and the bronchi. So inflammation and swelling in the larynx, ट्रैकिया एंड द ब्रोंकाई. बिकॉज ऑफ दैट अब खुद सोचो, जो हमारा अपर एयरवे है दैट इज लेरिंग्स हो गया, ट्रैकिया हो गया, ब्रोंकाई, वहां पे इन्फ्लेमेशन होगा, एडिमा होगा, तो क्या होगा? ऑफ कोर्स एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन होगा. एंड बिकॉज ऑफ दैट एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ कोर्स क्या होगा? रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस होगा, है ना. सो रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस हुआ, ठीक है. बट वेरी इंपॉर्टेंट थिंग यू हैव टू रिमेंबर इन क्रूप सिंड्रोम, 3 वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स. दैट इज बार्किंग कफ होगा पेशेंट को, इंस्पायरेटरी स्ट्राइडर होगा, एंड द हॉर्सनेस, है ना. वेरी इंपॉर्टेंट. देखो, एक तो हमारा क्रूप सिंड्रोम है, सेकंड हमारा एपिग्लोटिस है. ये दोनों का डिफरेंशिएशन आपको पता होना चाहिए फॉर द एग्जाम, बिकॉज इन द नॉसेट क्वेश्चंस यहाँ से आया था एंड लोग बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो गए थे कि एपिग्लोटिस है या क्रूप है. आज आपको सारा समझ में आ जाएगा, ठीक है ना. सो laryngotrakio that leads to airway obstruction, and because of inflammation in that place it leads to barking cough, स्ट्राइडर एंड द हॉर्सनेस ऑफ द वॉइस, ठीक है ना. सो बेसिकली ये जो इन्फ्लेमेशन कहाँ पे हो रहा है? सब ग्लोटिक और बिलो द वोकल कोड. क्योंकि जो वोकल कोड है, जो लेरिंग्स है, उसके नीचे इन्फ्लेमेशन हो रहा है ना. उसके नीचे हमारा लेरिंग्स, देन हमारा ट्रेकिया, देन हमारा ब्रोंकाई में इन्फ्लेमेशन हो रहा है. सो दैट इज द सब ग्लोटिक एयरवे इन्फ्लेमेशन हो रहा है, एंड बिकॉज ऑफ दैट आपको ये सिम्टम्स मिलेगा. तो जो क्रूप सिंड्रोम है ना, दैट इज समथिंग मेजर है. उसके भी बहुत टाइप्स होते हैं. ये टाइप्स आपको 3 बेसिकली टाइप्स हैं, एंड बहुत सिंपल है, आपको अभी के भी याद हो जाएगा. तो फर्स्ट हमारा है वायरल लेरिंजो ट्रेकियो ब्रोंकाइटिस. मतलब क्या है? लेरिंजो ट्रेकियो ब्रोंकाइटिस मतलब कि यहाँ पे भी क्या होगा? इन्फ्लेमेशन इन द लेरिंग्स, ट्रेकिया एंड द ब्रोंकाई. एंड ये जो इन्फेक्शन है दैट इज बिकॉज ऑफ द वायरल इन्फेक्शन. वेरी इंपॉर्टेंट. दिस इन्फ्लेमेशन इज बिकॉज ऑफ द वायरल इन्फेक्शन. सो आपसे पूछेंगे कि क्रूप में बेसिकली वी हैव वायरल लेरिंगोट्रेकियो ब्रोंकाइटिस, सेकंड वन इज स्पाज्मोडिक क्रूप, एंड थर्ड वन इज द एक्यूट लेरिंजोट्रेकियो ब्रोंकोन्यूमोनाइटिस. सबसे ज्यादा कॉमन कौन सा है? सबसे ज्यादा हमारा कॉमन ये है, लाइक 70 to 80% जो क्रूप होता है ना, दैट इज बिकॉज ऑफ द वायरल लेरिंगोट्रेकियो ब्रोंकाइटिस. सो इसमें बेसिकली जो मोस्ट कॉमन कॉज क्या है? दैट इज द वायरल में भी कौन है? दैट इज द para influenza virus. Very important. Most common viral infection, most common viral cause of laryngotracheobronchitis is the para influenza virus. एंड अदर देन दैट लाइक रेस्पिरेटरी सिंटियल वायरस हो गया, इन्फ्लुएंजा वायरस हो गया, है ना. सो ये सारे कॉज हो गया, बट दिस इज द मोस्ट कॉमन कॉज, ठीक है. सो इसकी वजह से क्या क्या सिम्टम्स होगा? ऑफ कोर्स देयर इज बार्किंग कफ तो होगा, इंस्पिरेटरी स्ट्राइडर होगा, हॉर्सनेस ऑफ वॉइस होगा, प्लस इन्फेक्शन भी हो रखा है ना यहाँ पे पेशेंट को, तो थोड़ा सा लो ग्रेड फीवर भी होगा, ठीक है ना. सिंपल है, आपको समझ में आ गया. एंड इन द एक्सरे अगर आपसे थोड़ा और एडवांस लेवल पूछिए, लाइक काइंड ऑफ नीट पीजी वाला टाइप ऑफ एमसीक्यू, तो एक्सरे में आपको स्टीपल साइन देखने को मिलेगा. जो चर्च में जो स्टीपल होता है ना, उस तरीके का. देखो, दिस इज द नॉर्मल, एंड यहाँ पे क्या आपको स्टीपल साइन देखने को मिलेगा. सो स्टीपल साइन सीन इन एक्यूट वायरल लेरिंजोट्रेकियो ब्रोंकाइटिस, ठीक है. सेकेंड हमारा है स्पाज्मोडिक ग्रुप. सो स्पाज्मोडिक ग्रुप में क्या होता है ना, स्पाज्मोडिक में कोई वायरल या फिर बैक्टीरियल की वजह से नहीं होता है,
यहाँ पे नाम से ही पता चल रहा है क्या हो रहा है, यहाँ पे स्पाज्म हो रहा है, यहाँ पे जो लेरिंग्स, ट्रेकिया, जो ब्रोंकाई है, वहाँ पे क्या हो रहा है, स्पेज्म हो रहा है। एंड वो स्पेज्म क्यों हो रहा है, बिकॉज ऑफ द एलर्जेंस की वजह से हो रहा है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सो स्पाज्मोटिक क्रूप इज बिकॉज ऑफ एलर्जेंस, एंड बिकॉज ऑफ दैट, क्योंकि एलर्जेंस तो कहीं भी किधर भी आ सकता है ना, तो बिकॉज ऑफ दैट ये कैसा होता है, सडन ऑनसेट होता है। यहाँ पे कोई फीवर नहीं होगा, एंड सिम्टम्स सेम, बार्किंग कफ, स्ट्राइडर, हॉर्सनेस ऑफ वॉइस होगा, बट कोई फीवर नहीं होगा, एकदम सडन ऑनसेट होगा। तो क्या होगा, ये स्पाज्मोडिक ग्रुप होगा। एंड थर्ड हमारा है दैट इज एक्यूट लेरिंजो ट्रेकियो ब्रोंको न्यूमोनाइटिस, जो कि क्या हुआ, एकदम लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक तक पहुंच गया है ना। अभी तक हमारा ऊपर ही था, अभी थोड़ा लोअर तक आ गया है। सो दैट इज बिकॉज ऑफ द बैक्टीरियल इन्फेक्शन, है ना। सो एक्यूट लेरिंजो ट्रेकियो ब्रोंको न्यूमोनाइटिस इज द बैक्टीरियल ग्रुप। एंड मोस्ट कॉमन बेसिकली जो मोस्ट कॉमन तो हमारा वायरल वाला हो गया, एंड ये जो लेरिंगो ट्रेकियो ब्रोंको न्यूमोनाइटिस होता है ना, बेसिकली बैक्टीरिया की वजह से होता है। एंड बिकॉज ऑफ द बैक्टीरियल इन्फेक्शन ये हमारा लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक तक ये पहुंच जाता है ना, एक्सटेंड कर जाता है, एंड इट विल लीड टू सीवियर रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम। तो अलोंग विद दैट लाइक बार्किंग कफ, स्ट्राइडर हो गया, इंस्पिरेटरी स्ट्राइडर हो गया, हॉर्सनेस ऑफ वॉइस हो गया, उसके साथ साथ पेशेंट को ना रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम भी होगा। जो बच्चे हैं ना उसको रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम होगा, ठीक है ना। हाई ग्रेड फीवर होगा यहाँ पे, क्योंकि बैक्टीरियल इन्फेक्शन है ना, तो हाई ग्रेड फीवर भी होगा। सो दैट इज अबाउट हमारा ग्रुप है, ठीक है। सो यहाँ पे जो ड्रग ऑफ चॉइस है ना, बेसिकली हमारा ड्रग ऑफ चॉइस होता है डेक्सामेथासोन, हम डेक्सामेथासोन देते हैं, ठीक है। उसके अलावा अगर रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस बहुत ज्यादा है तो हम नेबुलाइजेशन देते हैं बच्चों को विद एपिनेफ्रिन, है ना। एड्रेनालिन और एपिनेफ्रिन का नेबुलाइजेशन भी देते हैं, प्लस ह्यूमिडिफाइड ऑक्सीजन या फिर कूल मिस्ट कोल्ड एयर देते हैं, सो दैट थोड़ा इन्फ्लेमेशन कम हो। तो ये हमारा हो गया ग्रुप। एक है द सेकेंड वन है एपिग्लोटिस, दैट इज समथिंग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सो एक्यूट एपिग्लोटिस क्या है, यू नो एपिग्लोटिस क्या होता है, दिस इज द एपिग्लोटिस जो टंग के जस्ट पीछे होता है, एंड इसका बेसिकली काम क्या होता है कि जो ट्रेकिया है, जो विंड पाइप है, उसको क्या करता है, कवर करता है। जब हम स्वेलो करते हैं, जब कुछ हम लाइक पानी पिया, कुछ स्वेलो किया, तो वो ट्रेकिया को ऐसे कवर कर देता है, सो दैट जो भी हमने पानी पिया वगैरह, जो भी खाना खाया, वो ट्रेकिया में ना जाए, इसोफेगस में चला जाए ना। तो ये काम करता है हमारा एपिग्लोटिस। बट यहाँ पे क्या हुआ है कि जो एपिग्लोटिस है ना, दिस इज द एपिग्लोटिस, बेसिकली जो हमारा वोकल कॉर्ड की जस्ट है ना, वोकल कॉर्ड को सराउंडेड करता है ना, यहाँ पे हुआ। सो ये जो एपिग्लोटिस है ना, इसमें क्या हो जाता है, इन्फ्लेमेशन हो जाता है। सी दिस इज द एपिग्लोटिस, है ना। तो ये यहाँ पे क्या हो गया, एपिग्लोटिस का इन्फ्लेमेशन हो गया। एंड इसका जब इन्फ्लेमेशन होगा, आप खुद सोचो, ये हमारा ट्रेकिया है, यहाँ पे एपिग्लोटिस है, इसका इन्फ्लेमेशन हो जाएगा, तो क्या होगा, ये जो एपिग्लोटिस का जो ओपनिंग था उसको पूरे से कवर कर देगा। काइंड ऑफ की बॉटल है, उसमें एक लीड लग गई है। अब ये बॉटल है, ये लीड लग गई, तो क्या हुआ, एयर तो बिल्कुल नीचे जाएगा ही नहीं, जाएगा नहीं, जाएगा ना। तो दैट इज समथिंग की कंप्लीट ऑब्स्ट्रक्शन हो जाएगा, एंड दैट इज समथिंग की एकदम सडन होगा, एंड दिस इज समथिंग की लाइफ क्रिटिकल काइंड ऑफ होगा कि जो बच्चे के लाइफ भी जा सकते हैं, क्योंकि कंप्लीट एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन हो जाएगा, बिल्कुल एयर नहीं जाएगा, बच्चे को बिल्कुल एयर नहीं मिलेगा, तो बच्चों की डेथ भी हो सकती है ना। सो दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एक्यूट एपिग्लोटिस दैट इज सुप्राग्लोटिक। ग्रुप कौन सा था, सब ग्लोटिक था, सब ग्लोटिक था, लेरिंग से नीचे था। एंड एपिग्लोटिस कौन सा है, एपिग्लोटिस हमारा एक्यूट एपिग्लोटिस हमारा ऊपर है ना, सुप्राग्लोटिक है। सुप्राग्लोटिक एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन, एंड दैट इज समथिंग रैपिड होता है, वेरी इंपॉर्टेंट टर्म। सेकेंड है दैट इज समथिंग लाइफ थ्रेटनिंग एडीमा ऑफ एपिग्लोटिस, एंड इट लीड्स टू कंप्लीट एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन। जस्ट रिमेंबर दिस इमेज, है ना, इमेज याद रखोगे तो आपको सब कुछ याद रहेगा। जस्ट रिमेंबर दिस इमेज इन योर माइंड कि यहाँ पे हमारा दिस इज एपिग्लोटिस, एंड जो दिस इज हमारा क्या बोलते हैं, ट्रेकिया, एंड दिस इज एपिग्लोटिस। से पूरा स्वेल्ड हो गया, तो ये पूरा कवर कर दिया, पूरा कवर कर दिया, तो एयर तो बिल्कुल जाएगा ही नहीं ट्रेकिया से, तो कंप्लीट एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन हो जाएगा, है ना। सो दैट इज एपिग्लोटिस, ठीक है। सो दैट यहाँ पे जो मोस्ट कॉमन इसका जो पॉजिटिव एजेंट्स होता है ना, अगर हम ग्रुप की बात करें, ग्रुप पे सबसे हमारा मोस्ट कॉमन था वायरल लेरिंजोट्रेकियो ब्रोंकाइटिस, जो कि बेसिकली इसका था वायरल कॉज था, मोस्ट कॉमन पैरा इन्फ्लुएंजा वायरस की वजह से होता। बट जो एक्यूट एपिग्लोटिस है, इसका जो मोस्ट कॉमन पॉजिटिव एजेंट्स है दैट इज हीमोफाइलस इन्फ्लुएंजा टाइप बी, हिव, है ना, मोस्ट कॉमन कॉज है। उसके अलावा लाइक स्ट्रेप्टोकोकस, स्टेफाइलोकोकस, न्यूमोकोकस भी है, बट दिस इज द मोस्ट कॉमन कॉज, ठीक है। एंड बेसिकली
ये हमारे 2 to 7 ईयर्स वाले बच्चों में ज्यादा कॉमन देखने को मिलता है। एंड इसमें सिम्टम्स क्या होगा, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि नोसेट आई थिंक 4 या 5 में क्वेश्चन आया था कि एक चाइल्ड है विथ हाई ग्रेड फीवर के साथ आता है, 104 डिग्री फ़ारेनहाइट उसको फीवर है, ड्रूलिंग हो रहा है, उसको डिस्फेजिया है एंड उसको रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस है, ठीक है ना। तो क्या उसको मतलब उसको क्या है, एपिग्लोटिस है या फिर ट्रेकाइटिस है, लरिंगो ब्रोंको लरिंगो ब्रोंको ट्रेकाइटिस, ऐसे बहुत सारे 4 ऑप्शंस थे, तो उसमें क्या है। तो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि एक्यूट एपिग्लोटिस में क्या होगा, क्योंकि एपिग्लोटिस क्या करता था, काइंड ऑफ कवर करता था, जब हम कुछ भी स्वेलो करते तो कवर करता था, है ना, किसको, ट्रेकिया को। तो यहाँ पे जो बच्चों को सिम्टम्स क्या क्या होगा, वेरी इंपॉर्टेंट, एक तो डिस्फेजिया होगा, डिफिकल्टी इन स्वेलोइंग होगा, ठीक है, ड्रूलिंग ऑफ सलाइवा, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ड्रूलिंग ऑफ सलाइवा होगा, ठीक है। उसके अलावा इंस्पिरेटरी स्टाइडर तो सेम ही है, रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस भी सेम ही है, एंड ओडाइनोफेजिया होगा, है ना, पेन ड्यूरिंग स्वेलोइंग होगा, एब्सेंट कफ, यहाँ पे कफ नहीं होगा, चिल्ड्रन को कफ नहीं होगा, एंड हाई ग्रेड फीवर होगा, ठीक है, प्लस सीवियर सोर थ्रोट भी होगा, है ना। सो दिस इज द सिम्टम्स, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। एंड जो चाइल्ड है ना वो कैसा पोजीशन लेगा, ट्राइपोड पोजीशन लेगा, लीन फॉरवर्ड एंड जो नेक को एक्सटेंड करेगा, सो दैट थोड़ा सांस लेने में थोड़ा उसको इजीनेस हो, है ना। सो दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सो अगर इसको बताने से पहले मैं आपको ना एक टेबल है वो आपको डिफ्रेंशिएट करती हूँ, सो दैट आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। सो देखो, जो क्रूप है ना, इसका जो ऑनसेट है वो कैसा है, ग्रेजुअल है, धीरे धीरे होगा, बट एपिग्लोटिस कैसे, समथिंग सडन ऑनसेट है, सडन ऑनसेट है। फीवर यहाँ पे माइल्ड होगा, बट यहाँ पे फीवर कैसा होगा, हाई ग्रेड होगा, 103 104, है ना, ऐसे फीवर होगा। कफ यहाँ पे कैसा होगा, बार्किंग कफ होगा, बट इन एपिग्लोटिस में यूजुअली जो कफ है वो क्या होगा, एब्सेंट होगा। इन ग्रुप देयर इज नो ड्रूलिंग, अभी हमने देखा ना कोई ड्रूलिंग नहीं हो, क्योंकि ये तो सब ग्लोटिक है ना, सुप्राग्लोटिक तो ना सब ग्लोटिक है, सो नो ड्रूलिंग, बट यहाँ पे क्या होगा, ड्रूलिंग ऑफ स्लाइवा होगा, क्योंकि एपिग्लोटिस ही इन्वॉल्व है बिकॉज ऑफ दैट। वॉइस कैसा होगा, यहाँ पे होर्स वॉइस होगा, है ना, यहाँ पे मफल्ड पोटैटो जो होता है ना, मफल जैसा वॉइस होगा बच्चे में। एंड यहाँ पे एक्सरे में कैसा साइन था, हमने दिखाया था ना, स्टीपल साइन था, एंड यहाँ पे कैसा साइन होगा, थंब साइन होगा। सी दिस इमेज आपको दिख रहा है, ये थंब साइन ऐसे दिखेगा आपको एपिग्लोटाइटिस में, है ना, एपिग्लोटाइटिस में आपको कैसा साइन दिखेगा, थंब साइन दिखेगा इन द एक्सरे, सी, ठीक है। सो ये साइन आपको याद रखना है, थंब साइन इन एपिग्लोटाइटिस, ठीक है, एपिग्लोटाइटिस में। उसके बाद कॉज क्या है, क्रूप का बेसिकली मोस्ट कॉमन कॉज क्या था, वायरल पैरा इन्फ्लुएंजा वायरस, बट एपिग्लोटाइटिस का जो मोस्ट कॉमन कॉज है दैट इज बैक्टीरियल, है ना, हिप बैक्टीरिया, है ना, मोस्ट कॉमन एपिग्लोटाइटिस का जो कॉज है दैट इज हिप, ठीक है, हिमोफाइलस इन्फ्लुएंजा टाइप बी। सो दिस इज द एक्सरे था, एंड यहाँ पे आपको क्या था, 4 डेज। सो एपिग्लोटाइटिस में बेसिकली 4 डेज है, जैसे कि डिस्फेजिया, ड्रूलिंग, डिस्ट्रेस, रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस होगा, एंड डिस्फोनिया होगा, दैट इज मफल्ड हॉट पोटैटो वॉइस होगा, ठीक है ना। यहाँ पे वन मोर इम्पोर्टेंट पॉइंट यू हैव टू रिमेम्बर फॉर नोसेट पॉइंट ऑफ व्यू, दैट इज कि आपको ना you do not attempt to examine the throat with tongue depressor, because जैसे ही आप टंग डिप्रेसर से आप उसको एग्जामिन करोगे वो और प्रेसिपिटेट कर देगा कंडीशन को, है ना। सो एयर वे ऑब्स्ट्रक्शन और ज्यादा प्रेसिपिटेट हो जाएगा, सो दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एंड यहाँ पे बेसिकली आपको कोई डेक्सामेथासोन या एपिनेफ्रिन से ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, क्योंकि यहाँ पे एयर वे कंप्लीट ऑब्स्ट्रक्ट हो गया, तो आपको क्या करना है, ऑफकोर्स बच्चे को आप ऑक्सीजन देंगे, एंड अगर ऑक्सीजन से भी अगर बच्चे को इंप्रूवमेंट नहीं है तो ऑफ कोर्स यू हैव टू डू इंट्यूबेशन, तो यहाँ पे इंट्यूबेशन की नीड होगी, बिकॉज दिस इज समथिंग इमरजेंसी कंडीशन है। सो ऑक्सीजन देंगे, इंट्यूबेशन करेंगे, एंड ऑफ कोर्स दिस इज बैक्टीरियल इन्फेक्शन, तो आपको क्या देना होगा, एंटीबायोटिक्स देना होगा। सो आई थिंक आपको क्रूप एंड एपिग्लोटाइटिस में जो कंफ्यूजन है वो समझ में आ गया होगा ना। सो क्रूप एपिग्लोटाइटिस वेरी इंपॉर्टेंट, आपको ये जो टेबल है ये बेसिकली याद रखना है, ठीक है ना, ओके। Then coming to the second topic हमारा जो है that is the cerebral palsy. So cerebral palsy क्या होता है ना, that is something permanent disorder है, मतलब एक बार अगर हो गया ना तो इसका 100% क्योर बिल्कुल भी नहीं है, जो डैमेज हो गया वो हो गया है, there is no any cure, ठीक है। सो दिस इज समथिंग द परमानेंट डिसऑर्डर, एंड डिसऑर्डर किसका है, ऑफ कोर्स हमारे ब्रेन में डिसऑर्डर हो रहा है, सो दैट इज द प्रॉब्लम, मूवमेंट में प्रॉब्लम होगी, पोस्चर में प्रॉब्लम होगा, कोऑर्डिनेशन में, बैलेंस में, है ना, तो इसमें बेसिकली प्रॉब्लम देखने को मिलेगा, ठीक है। सो ये जो प्रॉब्लम है सेरिब्रल पाल्सी है, ग्रुप ऑफ परमानेंट डिसऑर्डर,
ऑफ मूवमेंट, पोस्चर, कोऑर्डिनेशन, बैलेंस का जो प्रॉब्लम है, जो कि बिफोर बर्थ भी हो सकता है, बच्चे में बिफोर बर्थ भी हो सकता है, ड्यूरिंग बर्थ कुछ कुछ प्रॉब्लम होगा उसकी वजह से भी हो सकता है, या फिर आफ्टर बर्थ। सो बिफोर बर्थ जैसे कि अगर मदर को टॉर्च इन्फेक्शन था, मैटरनल को इन्फेक्शन था, या फिर यूट्रो प्लेसेंटल इनसफिशियंसी हुआ होगा, तो बच्चे को प्लेसेंटा के थ्रू जो फिटस को प्रॉपरली ब्लड नहीं मिला होगा, या फिर कोई बिकॉज ऑफ एनी जेनेटिक एबनॉर्मेलिटीज, ठीक है ना। ड्यूरिंग बर्थ लाइक बर्थ एस्फाइक्सिया है ना, लाइक पोस्ट टर्म लेबर है ना, प्रोलॉन्ग लेबर हो रहा था, बिकॉज ऑफ दैट बेबी को प्रॉपरली ऑक्सीजन नहीं मिला है ना, सो बर्थ एस्फाइक्सिया हो गया, प्री मैच्योरिटी हो गया, इंट्राक्रेनियल हेमरेज हो गया बेबी को, या फिर लो बर्थ वेट में भी हो गया, है ना। एंड आफ्टर बर्थ जैसे कि हेड ट्रॉमा हो गया, या फिर मेनिंजाइटिस, एनकेफेलाइटिस ना, सो दिस कंडीशन कैन लीड टू सेरिब्रल पाल्सी, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट आपको सेरिब्रल पाल्सी में क्या याद करना है, टाइप्स। सो बेसिकली हमारे 4 टाइप्स हैं एंड बहुत सिंपल है। सो फर्स्ट हमारा है स्पास्टिक सेरिब्रल पाल्सी। सो नाम से पता चल रहा है स्पास्टिक, तो क्या होगा, यहाँ पे स्पैजम होगा। अब स्पैजम क्यों होगा, क्योंकि यहाँ पे प्रॉब्लम कहाँ पे है, पिरामिडल, बेसिकली मोटर कॉर्टेक्स में प्रॉब्लम है, मोटर कॉर्टेक्स में प्रॉब्लम है, बिकॉज ऑफ दैट कि जो मसल्स की जो टोन है ना वो इंक्रीज हो गई है। सो इंक्रीज मसल टोन, एंड बिकॉज ऑफ दैट जो मसल्स है वो रिजिड हो जाएगी, रिजिड हो जाएगी, स्पाजम होगा, ठीक है ना। सो इंक्रीज मसल टोन, स्टिफ मसल, एंड डिपेंड करता है कि कौन सा पार्ट अफेक्ट है। हो सकता है कि हेमिप्लेजिया हो, सो एक पार्ट में स्पाजम होगा, एक पार्ट का जो टोन है वो इंक्रीज रहेगा, रिजिड रहेगा, ठीक है ना। या फिर स्पास्टिक डाइप्लेजिया हो सकता है, दोनों जो लेग है उसमें स्पैजम होगा, उसमें टोन इंक्रीज हो जाएगा। स्पास्टिक क्वाड्रिप्लेजिया, ऑल 4 लिम्स अफेक्टेड हो सकता है, एंड इसमें वेरी इंपॉर्टेंट एक तो हमारा मसल टोन इंक्रीज हो जाएगा, हाइपर रिफ्लेक्सिया होगा, जब आप डीप टेंडन रिफ्लेक्सेस चेक करोगे तो वो क्या होगा, इंक्रीज होगा, प्लस बिकॉज ऑफ द इंक्रीज मसल टोन स्पाजम की वजह से आपको सीजरिंग गेट होगा, जो गेट होगा वो कैसा होगा, सीजर गेट होगा, ठीक है ना। सो दैट इज द स्पास्टिक सेरिब्रल पाल्सी एंड दिस इज द मोस्ट कॉमन टाइप, है ना। सो सेरिब्रल पाल्सी में मोस्ट कॉमन टाइप कौन सा है, स्पास्टिक सेरिब्रल पाल्सी, जिसमें बेसिकली मोटर कॉर्टेक्स में प्रॉब्लम होता है, तो मसल का जो टोन है वो इंक्रीज हो जाता है। ओके, सेकेंड हमारा है डिसकाइनेटिक। सो एज द नेम सजेस्ट, डिसकाइनेटिक मतलब कि काइनेटिक में, मूवमेंट में प्रॉब्लम हो रहा है। क्यों हो रहा है, बिकॉज जो बेजल गैंग्लिया है, जो हमारे ब्रेन का जो बेजल गैंग्लिया है ना, वहां पे प्रॉब्लम है। एंड यू नो वेरी वेल कि जो बेजल गैंग्लिया बेसिकली हमारा मूवमेंट कंट्रोल करता है ना, सो बेजल गैंग्लिया में प्रॉब्लम है, एंड बिकॉज ऑफ दैट इज डिसकाइनेटिक सेरिब्रल पाल्सी। तो इसमें क्या होगा, इनवॉलंटरी मसल मूवमेंट्स होगा, जो मूवमेंट्स होगा आप उसको कंट्रोल नहीं कर पाओगे, दैट इज समथिंग इनवॉलंटरी मूवमेंट्स होगा, जिसको हम बेसिकली कोरिया भी बोलते हैं, ठीक है ना। सो एंड यहाँ पे जो मसल्स का जो टोन है वो इंक्रीज भी हो सकता है, डिक्रीज भी हो सकता है, फ्लक्चुएट भी कर सकता है, कभी इंक्रीज हो गया कभी डिक्रीज हो गया। सो मसल टोन फ्लक्चुएट बिटवीन स्टिफनेस टू फ्लॉपी, बट बेसिकली इसमें क्या होगा, इनवॉलंटरी मूवमेंट्स होगा बिकॉज ऑफ द बेजल गैंग्लिया इन्वॉल्वमेंट, एंड इट लीड्स टू डिसकाइनेटिक सेरिब्रल पाल्सी, ऑल्सो नोन एज एथिटॉइड सेरिब्रल पाल्सी, ठीक है। थर्ड हमारा है अटैक्सिक। अटैक्सिया से आपको समझ में आ रहा है कि समथिंग की कुछ ऐसे बैलेंस में कोई प्रॉब्लम हो रहा है ना। सो अटैक्सिक सेरिब्रल पाल्सी बेसिकली सेरिबेलम यहाँ पे इन्वॉल्व है। सो सेरिबेलम में यहाँ पे प्रॉब्लम हो गया, एंड यू नो वेरी वेल सेरिबेलम इज फॉर बैलेंस एंड कोऑर्डिनेशन। सो इन अटैक्सिक सेरिब्रल पाल्सी में क्या होगा कि बैलेंस और कोऑर्डिनेशन में प्रॉब्लम होगा। सो पुअर बैलेंस होगा, अनस्टेडी गेट, जैसे समथिंग नोन एज वाइड बेस्ड गेट होगा, ट्रेमर होगा, है ना। सो ये हम एक मोटा मोटा सिम्टम्स बता रहे हैं। उसके अलावा बच्चों को सीजर, डेवलपमेंटल डिलेज, स्पीच में प्रॉब्लम, ये तो सब कुछ हो सकता है, बट दिस इज समथिंग की मेजर प्रॉब्लम दिखने को मिलेगा, ठीक है। एक हमारा होता है मिक्स सेरिब्रल पाल्सी, जिसमें कि आपको डिसकाइनेटिक, अटैक्सिक और समटाइम्स दिस स्पास्टिक सेरिब्रल पाल्सी भी देखने को मिलेगा। सो लाइक मोर देन 1 टाइप ऑफ सेरिब्रल पाल्सी इंक्लूडेड होगा, तो उसको हम मिक्स बोलेंगे। इसका जो ट्रीटमेंट है वो क्या है, दैट इज सिम्प्टोमेटिक। अगर मसल्स का टोन बहुत ज्यादा है, स्पैजम हो रहा है, तो हम क्या देंगे,
मसल रिलैक्सेंट दे देंगे, बैक्लोफेन हो गया। सीजर अगर बेबी को आ रहा है तो एंटी सीजर मेडिकेशन दे दिया, ठीक है ना। द मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल ऑफ फिजियोथेरेपी, सो सेरिब्रल पैल्सी में बेसिकली फिजियोथेरेपी हो गया, है ना। सो रेंज ऑफ मोशन एक्सरसाइजेज हो गया, ठीक है ना, स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेज हो गया, ठीक है ना, गेट कंट्रोल हो गया। सो ये बेसिकली सिखाया जाता है। प्लस अगर स्पीच में प्रॉब्लम है तो स्पीच थेरेपी होती है, ऑक्यूपेशनल थेरेपी होती है। सो बेसिकली ये ज़्यादा रोल, इन सब का रोल ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट होता है कंपैरिजन टू मेडिसिन। मेडिसिन जस्ट फॉर सिम्टम्स को रिलीव करने के लिए दिया जाता है, ठीक है ना। सो ये आपको बेसिकली टाइप्स पता होना चाहिए इन सेरिब्रल पाल्सी, ठीक है। देन थर्ड हमारा है वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज शेकन बेबी सिंड्रोम। सो एकदम नाम से ही पता चल रहा है कि सिंड्रोम द सिम्टम्स दैट इज एसोसिएटेड विद समथिंग शेकन, बेबी को शेक किया तो कुछ सिम्टम्स हो रहा है। तो बेसिकली क्यों हो रहा है कि बेबी को हमने शेक किया तो क्यों सिम्टम्स हो रहा है, क्यों मतलब कुछ प्रॉब्लम देखने को मिल रहा है। सो यू नो, जो बेबी है ना बेसिकली कहाँ देखने को मिलता है, लेस देन 1 ईयर ऑफ बेबी में, इन्फेंट में बेसिकली देखने को मिलता है। बिकॉज जो बेबी का जो नेक मसल्स है वो इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं होता है, वीक होता है, ठीक है ना। हेड भी इनलार्ज होता है कंपैरिजन टू बॉडी, हेड बेबी का इनलार्ज होता है, ठीक है ना। एंड जो बेबी की जो ब्लड वेसल्स होते हैं ना, जो ब्रेन के जो ब्लड वेसल्स है, सेरिब्रल ब्लड वेसल्स है, वो भी क्या होते हैं, बहुत फ्रेजाइल होते हैं। सो जैसे बेबी को शेक करते हैं ना, बिकॉज ऑफ दैट शेकिंग जो ब्रेन है वो ऐसे आगे एंड पीछे थोड़ा मूव करता है। एंड बिकॉज ऑफ दैट क्या होगा कि ब्लड वेसल्स की इंजरी भी होगी, है ना, ब्रेन इंजरी भी होगा, ब्लड वेसल्स की इंजरी भी होगा। एंड बिकॉज ऑफ दैट इंट्राक्रेनियल प्रेशर इंक्रीज हो सकता है ना। एंड इन सिवियर केसेस में बच्चों की डेथ भी हो सकती है ना। सो दैट इज समथिंग शेकन बेबी सिंड्रोम, जिसको हम अब्यूजिव हेड ट्रॉमा भी बोला जाता है, ठीक है ना। सो व्हेन चाइल्ड इज वायलेंटली शेकन, ब्रेन इंजरी हो सकती है, ब्लीडिंग हो सकती है एंड समटाइम्स डेथ भी हो सकता है, ठीक है ना। सो बेसिकली आईसीपी इंक्रीज हो जाएगा, है ना, आईसीपी इंक्रीज होगा, स्टार्टिंग में तो आईसीपी ही इंक्रीज होगा, ठीक है ना। सो बिकॉज ऑफ दैट बेबी को इरिटेबल, ऐसे पुअर फीडिंग, लेथार्जिक, सीजर भी आ सकते हैं, वॉमिटिंग, लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस। सो ये सिम्टम्स होता है। इसमें ना बेसिकली ट्रायड देखने को मिलता है। सो शेकन बेबी सिंड्रोम में बेसिकली ट्रायड देखने को मिलता है। फर्स्ट इज सबड्यूरल हेमरेज, ब्लीडिंग हो जाएगी वहां पे, रेटिनल हेमरेज बिहाइंड द रेटिना, है ना, रेटिना में हेमरेज हो सकता है, और एनकेफेलोपैथी देखने को मिलता है। सो ये तीन बेसिकली देखने को मिलता है, तो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग सजेस्ट करता है कि हो सकता है यहाँ पे शेकन बेबी सिंड्रोम होगा, है ना, बिकॉज ऑफ शेकिंग, बेबी को शेक करने की वजह से ये हो सकता है ना। सो दैट्स व्हाई इट इज नोन एज सिंड्रोम, क्योंकि यहाँ पे सबड्यूरल हेमरेज भी है, रेटिनल हेमरेज भी है और एनकेफेलोपैथी भी है। सो दैट इज समथिंग ट्रायड देखने को मिलता है। सो क्या नहीं करना, ऑफकोर्स बेबी को शेक नहीं करना, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देन वन मोर इंपॉर्टेंट थिंग इज सिड्स, यहाँ से एमसीक्यू आया था। सो देखो पहले हम क्वेश्चंस दिखाते हैं आपको। इन्होंने बोला है कि विच ऑफ द फॉलोइंग चाइल्ड हैज लो रिस्क फॉर सिड्स, दैट इज सडन इन्फेंट डेथ सिंड्रोम। सो सिड्स मतलब क्या होता है, सडन इन्फेंट डेथ सिंड्रोम। सो सडन डेथ हो जाएगा किसका, इन्फेंट का। सो बेसिकली जो सिड्स है ना वो कहाँ देखने को मिलता है मोस्ट कॉमनली, लेस देन 1 ईयर, बेसिकली 2 to 4, 2 to 8 मंथ वाले बच्चों में ज्यादा देखने को मिलता है। कैसे होता है, बेबी इज वेरी वेल, बेबी अच्छे से फीडिंग ले रहा है, बेबी प्लेइंग वेल, है ना, अच्छे से सब कुछ कर रहा है, एंड एकदम से सोता है, एंड जब हम उसे उठाते हैं तो बेबी डेथ होता है, बेबी पूरा डेथ होता है। एंड जब उसकी ऑटोप्सी होती है ना, रीजन फाइंड किया जाता है, सो ऑटोप्सी में भी कोई कुछ नहीं पता चलता है। जब कुछ पता नहीं चलता है, सो डेट इज समथिंग बिकॉज ऑफ सिड्स की वजह से डेथ हो सकती है। सिड्स इज सडन इन्फेंट डेथ सिंड्रोम, जिसको हम क्रिप डेथ भी बोलते हैं और क्लॉट डेथ भी बोलते हैं। सो इसमें क्या है, डेट इज सडन होगा, अनएक्सप्लेन डेथ, सडन अनएक्सप्लेन डेथ ऑफ हेल्दी इन्फेंट यंगर देन 1 ईयर ऑफ एज, यूजुअली ड्यूरिंग स्लीप। सो बेसिकली ये कब होता है, ड्यूरिंग स्लीप होता है। सो डेट रिमेन अनएक्सप्लेन इवन आफ्टर ऑटोप्सी। सो ये बेसिकली क्यों हो रहा है, बिकॉज ऑफ सिड्स की वजह से। सो द मोस्ट कॉमन इसका जो रीजन है, दैट इज प्रोन पोजिशन। The most common reason, the most common cause of SIDS is prone position. बेबी को प्रोन पोजिशन में लिटाया एंड बेबी ने सांस नहीं ले पाया, तो बिकॉज ऑफ डेट बेबी क्या होगा, सडन डेथ हो जाएगी। सो डेट इज द मोस्ट कॉमन। बट उसके अलावा और रिस्क फैक्टर है, जैसे कि मोस्ट कॉमनली जो सिड्स है वो मेल बेबी में देखने को मिलता है, मेल बेबी में। सेकेंड है, अगर प्रीवियस बच्चे में, अगर आपके घर में प्रीवियस बच्चों को अगर सिड्स की वजह से डेथ हुई है तो बहुत हाई चांस है हिस्ट्री ऑफ प्रीवियस सिड्स।
या फिर बच्चा अगर प्री मैच्योरिटी है, लो बर्थ वेट का है, रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम का है, मैटरनल स्मोकिंग ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, है ना, सॉफ्ट बेडिंग, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ओवर हीटिंग, है ना। सो इसका प्रिवेंशन क्या है, एक तो आपको ये इंपॉर्टेंट याद रखना है, प्रोन पोजीशन मोस्ट कॉमन कॉज है, तो इसका प्रिवेंशन क्या है कि बेबी को सुपाइन पोजीशन में लेटाना है ड्यूरिंग स्लीप, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जो सरफेस है वो कैसा होना चाहिए, फर्म होना चाहिए, सॉफ्ट बेडिंग नहीं होना चाहिए, एंड हमें बेबी को ब्रेस्ट फीडिंग प्रमोट करना है, क्योंकि ब्रेस्ट फीडिंग करवाने से भी ये भी देखा गया उसमें उन बच्चों में रिस्क कम होता है सीड्स का, ठीक है ना। अब हम क्वेश्चंस पढ़ते हैं। सो क्वेश्चंस बोला है कि विच ऑफ द फॉलोइंग चाइल्ड हैज लो रिस्क फॉर सीड्स, है ना। सो लो रिस्क फॉर सीड्स, सो फर्स्ट है चाइल्ड लाइंग ऑन बैक, चाइल्ड लाइंग ऑन बैक, है ना। सो बैक पर चाइल्ड लेटा हुआ है तो इसका जो रिस्क है वो लो है या ज्यादा है ना। सो देखते हैं। सेकेंड है हैज हिस्ट्री ऑफ प्रीवियस चाइल्ड सीड्स, तो प्रीवियस चाइल्ड अगर प्रीवियस चाइल्ड का सीड्स का हिस्ट्री है तो यस देयर इज रिस्क फैक्टर है ये। चाइल्ड लाइंग ऑन एब्डोमेन, सबसे ज्यादा रिस्क फैक्टर है, हमने पढ़ा मोस्ट कॉमन क्या है, प्रोन पोजीशन, सो एब्डोमेन पे लेटा हुआ दैट इज समथिंग प्रोन पोजीशन, तो इसका तो सबसे ज्यादा रिस्क है। चाइल्ड लाइंग ऑन लेटरल पोजीशन, तो हमारे पास दो है, एक तो है ए वाला आंसर, एक है हमारा डी वाला। तो आप खुद सोचो अगर चाइल्ड लेटरल पोजीशन में है बहुत ज्यादा हाई चांस है कि बेबी प्रोन में कन्वर्ट हो सकता है, एंड यहाँ पे बेबी कैसा है, बैक पे लेटा हुआ है, सो देयर इज वेरी लेस चांस, है ना। एंड दैट इज समथिंग कि प्रिवेंशन भी क्या है कि चाइल्ड को हमें कैसे लेटाना है, सुपाइन लेटाना है। सो सबसे विच ऑफ द फॉलोइंग चाइल्ड हैज लो रिस्क फॉर सीड्स, दैट इज आंसर ए, है ना। सो इस तरीके से क्वेश्चंस आता है। सो दैट्स व्हाई आई ऑलवेज इंसिस्ट यू पीपल कि सॉल्व एमसीक्यू, है ना। आपने नॉलेज तो ले लिया, आपने नॉलेज लर्न कर लिया, बट ये नॉलेज को कैसे अप्लाई करना है, सो एप्लीकेशन ऑफ नॉलेज इज समथिंग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सो लाइक मैनी ऑफ यू ऑलवेज आस्किंग कि आप जो पढ़ा रहे हो इनफ है कि नहीं है, ऑफ कोर्स इट इज इनफ, बट इनफ जब ही होगा जब आप एमसीक्यू सॉल्व करोगे। अगर आप जस्ट नॉलेज लेके जस्ट चीजों को पढ़ के छोड़ रहे हो, एमसीक्यू नहीं कर रहे हो, इट इज नॉट इनफ, नॉट इनफ एट ऑल, है ना। सो यू लर्न द नॉलेज, बट हाउ टू अप्लाई दैट नॉलेज इज समथिंग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, है ना। सो प्लीज सॉल्व एमसीक्यू एज मच एज पॉसिबल, क्योंकि चीजें तो हम पढ़ लेते हैं बट उसको कैसे अप्लाई करना है, दैट इज समथिंग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू हैव टू लर्न, ठीक है। ओके, देन लास्ट हमारा स्लाइड है दैट इज की मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ जो वन लाइनर एमसीक्यू जो एग्जाम में आता है, दैट इज मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ सीजर इन न्यूनेट्स। सो देखो जो न्यूनेट्स होते हैं ना उसमें कभी भी जीटीसीएस नहीं होता है, जनरलाइज्ड टोनिक क्लोनिक सीजर बच्चों में कभी नहीं होता है, न्यूनेट्स में कभी भी नहीं होता है ना, क्योंकि उनका जो ब्रेन है, जो न्यूरॉन्स इतना अच्छे डेवलप्स नहीं होते हैं। सो मोस्ट कॉमन सीजर न्यूनेट्स में कौन सा होता है, सबटल सीजर होता है। कौन सा होता है, सबटल सीजर होता है, सबटल सीजर्स होता है। एंड मोस्ट कॉमन कॉज क्या होता है, दैट इज हाइपोक्सिया, मोस्ट कॉमन कॉज इज हाइपोक्सिया एंड मोस्ट कॉमन टाइप इज सबटल सीजर। एंड सेकेंड है चिल्ड्रन में मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ सीजर कौन सा होता है, दैट इज द फेब्राइल सीजर। सो फेब्राइल सीजर इज मोस्ट कॉमन इन चिल्ड्रन एंड सटल सीजर इज मोस्ट कॉमन इन न्यूनेट्स, ठीक है। एंड चिल्ड्रन में मोस्ट कॉमन कॉज क्या हो गया, ऑफ कोर्स फीवर हो गया, एंड न्यूनेट्स का मोस्ट कॉमन हमारा हो गया हाइपोक्सिया, ठीक है। सो फेब्राइल सीजर बेसिकली किसको बोलते हैं, अगर 6 to 60 मंथ ऑफ बेबी में अगर टेम्परेचर मोर देन 38 डिग्री सेल्सियस है एंड दैट टेम्परेचर इज बिकॉज ऑफ द सीएनएस इन्फेक्शन की वजह से है, सो दैट इज नोन एज फेब्राइल सीजर। सो इसका जो ट्रीटमेंट है एक बार एग्जाम में आ रखा है कि ट्रीटमेंट क्या होगा। सो एट द होम ट्रीटमेंट इज रेक्टल डाइजिपैम, ठीक है ना, और बक्कल और नेजल मिडाजोलम, बट दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, रेक्टल डाइजिपैम, ठीक है ना। इन हॉस्पिटल बेसिकली हम इंट्रानेजल मिडाजोलम देते हैं और लोराजिपैम देते हैं। सो ये आपको ट्रीटमेंट पता होना चाहिए। एंड स्टेटस एपिलेप्टिकस का जो ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस है दैट इज लोराजिपैम, एंड अगर लोराजिपैम अवेलेबल नहीं है तो मिडाजोलम हो गया, ठीक है ना। उसके अलावा अगर आपके ऑप्शन में लोराजिपैम भी नहीं है, मिडाजोलम भी नहीं है, तो देन क्या होगा, दैट इज फेनिट्रोइन और वेलपुरेट, ठीक है ना। सो ये आपको वन लाइनर आपको पता होना चाहिए। सो ये हमारे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे ऑफ डिफरेंट टॉपिक्स, एंड वैसे ही लाइक और भी हमारे कुछ टॉपिक्स बचे हैं जिसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बचे हुए हैं, वो हम नेक्स्ट वीडियो में कवर कर लेंगे, ठीक है। माय रिक्वेस्ट फ्रॉम यू पीपल इज दैट कि आप बस चीज़ों को पढ़ के नोट्स बना के मत छोड़ो। यस, नोट्स तो मैं दे दूंगी आपको, ये पूरी स्लाइड्स में आपको 25 जून को मैं मेरे जो टेलीग्राम चैनल है उस पर मैं अपलोड कर दूंगी, तो आप देख सकते हो, ठीक है।
द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, जो पीडियाट्रिक्स नर्सिंग, आप मेरा जो मेरा चैनल है उसमें पीडियाट्रिक्स नर्सिंग जाना, उसमें आपको सारे के सारे स्लाइड्स मिल जाएगी, तो सारा आपको लेक्चर पढ़ना है, ठीक है ना। पढ़ के जस्ट टेकिंग नॉलेज एंड लिव इट, नो एनी एडवांटेज। टू वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप्स यू हैव टू डू कि आपने नॉलेज ले लिया, आफ्टर दैट यू हैव टू सॉल्व एमसीक्यू। आपने नॉलेज ले लिया, देन यू हैव टू लर्न द एप्लीकेशन ऑफ नॉलेज, क्योंकि एग्जाम में क्या आने वाला है सबको पता है, दैट इज एमसीक्यू, है ना, एमसीक्यू आने वाला है। सो यू हैव टू लर्न द एप्लीकेशन ऑफ नॉलेज, यू हैव टू लर्न द एप्लीकेशन ऑफ नॉलेज, कि हमें वो नॉलेज को कैसे अप्लाई करना है फॉर सॉल्विंग दैट एमसीक्यू, सो दैट हमारे एग्जाम में अच्छी रैंक आ जाए, ठीक है। अब हमने एप्लीकेशन ऑफ नॉलेज तो सीख रहे हैं, साथ ही साथ ऑफकोर्स वी आर द ह्यूमन बींग्स, हम क्या करते हैं एट वन पॉइंट ऑफ टाइम, आफ्टर 3 days, आफ्टर 4 days हम चीज़ों को भूल जाते हैं। सो फॉर दैट हमें क्या करना है, हमें करना है रिवीजन, हमें क्या करना है, रिवीजन। So you have to learn these 3 things very very importantly, that is you have to gain the knowledge, learn the application of knowledge and revise these multiple times, then you will of course this all the things will sufficient for you. Okay, so all the best.